वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको इन्वायरमेंट इशू चैप्टर का PYQ करवाने वाला हूं, जो कि नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर साल नीट में लगभग 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था, यानी क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है COP 3 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 3। यह NCERT से मतलब थोड़ा बाहर है, तो आपको इसे याद करना होगा। और हमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और जो जानना है वह यह है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था और यह जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। और यही दोनों चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात भी कही गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता का नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो उसे हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि वनोन्मूलन को कम करके और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके। वनोन्मूलन को कम करके यानी कि वृक्षों की कटाई को कम करके, और जीवाश्म ईंधन मतलब जिनसे प्रदूषण होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी वगैरह का उपयोग कम करके इसके बजाय प्राकृतिक गैस LPG वगैरह का उपयोग करके हम वैश्विक उष्णता को कम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह सीधे याद करने का चीजें हैं, तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि सन 1981 में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, जो कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देती है। तो इसका सीधा सा ये आंसर आपको याद रखना है कि वह स्थान प्रदूषित नहीं है। लाइकेनों की एक विशेषता होती है कि लाइकेन प्रदूषित स्थान पर नहीं उगते, प्रदूषित स्थान पर नहीं उगते। तो यही से आपको पता लगाना है कि अगर वहां पर लाइकेन ज्यादा मात्रा में है तो वह स्थान प्रदूषित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है। तो यह सीधे याद करना है आपको इसको कि वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और इसको अवशोषित करने से यह हमें त्वचा के कैंसर से बचाता है। यह चीजें हैं जो आपको इसमें और याद रखनी है कि समताप मंडल ओजोन किरणों को अवशोषित करता है और यह हमें त्वचा के कैंसर से बचाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैसें अवायवीय अपंग यानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में उत्पन्न होती हैं। तो यह आपके वायुमंडल उपचार प्रक्रम के एक स्टेप का है और इसमें अवायवीय अपंग में बायोगैस का निर्माण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बायोगैस में मेनली मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 होता है। तो इसमें अवायवीय अपंग में भी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 गैस ही उत्पन्न होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या हटाता है? यह आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया और टिक भी करवाया है और आपको बताया है कि स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटाता है। और बेसिकली आपके इस स्क्रबर में किसका उपयोग होता है? तो इसमें पानी और चूने के फुहार का उपयोग होता है, जो कि आपसे अगले बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस स्क्रबर में किसका उपयोग होता है करके आएगा, जो कि पानी और चूने के फुहार का उपयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समूचे वैश्विक उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस हरित गैस का योगदान सबसे अधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 60% योगदान होता है और मीथेन का लगभग 20%। इसके अलावा N2O का 6% और अपना CFC का 14% योगदान होता है। आप इस परसेंटेज को भी आ सकते हैं, हो सकता है याद कर ले, हो सकता है अगले बार आपसे एग्जाम में इसका परसेंटेज ही पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा? तो यहाँ पर पीड़कनाशी का स्तर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जैव आवर्धन की बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जैव आवर्धन क्रमिक पोषण इस स्तर पर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे उच्च पोषण इस स्तर पर इनमें से हमारा जल पक्षी सबसे अधिक यहाँ पर ऊंचा ट्रॉपिक लेवल है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी का स्तर होगा जैव आवर्धन के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है BOD यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के उच्च मान से संकेत मिलता है। तो हम जानते हैं कि यदि BOD का मान ज़्यादा होता है तो जल ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो इसका सही आंसर होगा पानी अत्यधिक प्रदूषित होगा। इसका एक आंसर यह भी हो सकता था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में कार्बनिक पदार्थों का खपत अधिक है, लेकिन हमें जो सबसे एक्यूरेट आंसर चूज करना रहता है, इसलिए हम पानी अत्यधिक प्रदूषित है इसको चूज करेंगे और यही आंसर उस समय के आंसर की में भी था, तो आपको यही याद करना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में मौसम परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन पर दलों की UN गोष्ठी कहाँ हुई थी? तो आपको ये सीधा याद रखना है कि यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। और यह आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे हो सकता है शायद आपसे एग्जाम में आगे आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समताप मंडल की ओजोन के क्षय के कारण वायुमंडल में उच्चतर UV यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण से संबंधित निम्नलिखित में प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों में से कौन सा एक नहीं है? तो हम जानते हैं कि UV यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण से जो संबंधित है, इससे त्वचा का कैंसर भी होता है और इससे मतलब कैंसर हो गया तो प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास तो होना ही होना है। इसके अलावा UVB विकिरण को हमारे यहाँ का कार्निया अवशोषित करता है, जिससे कि स्नो ब्लाइंडनेस होता है। इसलिए नेत्रों का क्षति भी आ जाएगा। लेकिन यकृत के कैंसर में वृद्धि का अपने
अपने ओजोन क्षय से और यूवी विकिरण से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हमारा यही आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको इसे सीधे याद कर लेना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है, राचेल कार्सन की प्रसिद्ध पुस्तक नीरव बसंत का संबंध है, तो इसका संबंध पीड़कनाशी प्रदूषण से है। सीधे याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन वातावरण में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल वर्षा में बेसिकली H2SO4 व HNO3 होता है, और यह बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी इन दोनों गैसों के अधिक सांद्रता के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो आप सीधे याद कर सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पोषण स्तर पर किसी विष की सांद्रता बढ़ने को सीधे सीधे हम याद कर सकते हैं कि इसे जैव आवर्धन कहते हैं। और जैव आवर्धन दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, एक तो DDT जो कि पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाता है पक्षियों में, और एक पारा के लिए भी यह सर्वविदित है, आप याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू वाहित मल बहकर गिरता हो तो उसका परिणाम क्या होगा। आपको सीधे याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो उसका आंसर हमेशा यही होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाएंगी। भाई वाहित मल है जो कि प्रदूषित है, और जब वह जल में आकर मिलता है तो वहाँ पर उसका बायोडिग्रेडेशन होता है, जिससे वहाँ पर घुलित ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर सकती हैं। तो यही इसका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन है कि किस गैस की कमी, यानी कि हम जानते हैं कि ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और हमें त्वचा कैंसर होने से रोकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ओजोन। सीधे याद कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन की धारणा भारत में किस दौरान प्रस्तावित की गई, यानी कि कब पारित की गई। तो इसका सही आंसर होगा सन 1980 में संयुक्त वन प्रबंधन की धारणा प्रस्तावित होती है, यानी जॉइंट मैनेजमेंट फॉरेस्ट। इसमें होता क्या है कि वहाँ के जंगल के आसपास के आदिवासियों के साथ मिलकर वनों की सुरक्षा की जाती है। इसे ही संयुक्त वन प्रबंधन की कहते हैं, और इससे इन आदिवासियों को भी आर्थिक फायदा होता है। यही सब जानना है आपको संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक अपशिष्ट से भरी झील में क्या हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बनिक अपशिष्ट है, तो कार्बनिक अपशिष्ट जब झील में जाएगा तो उसका बायोडिग्रेडेशन होगा। अब बायोडिग्रेडेशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि बायोडिग्रेडेशन करने के लिए सूक्ष्म जीव O2 का उपयोग करेंगे, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डीडीटी अपना जैव आवर्धन में आता है। तो अब हम जानते हैं कि जैव आवर्धन में पोषण स्तर के साथ सांद्रता बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक लेवल पर यहाँ पर हमारा सी गल आता है, इसलिए इसमें सी गल में डीडीटी की सांद्रता अधिकतम होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरोसॉल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं यानी कि गलत है। तो इसके लिए आपको सीधा आंसर ये याद रखना है कि एरोसॉल से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। यह गलत कथन है, क्योंकि एरोसॉल एक प्रदूषक है जिससे कि कृषि उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती है। अन्य ऑप्शन सही है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल नीट संसार में दे दूंगा, जिससे आप इसको पढ़ सकते हैं और अन्य और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा ट्रिक भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल नीट संसार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका आंसर आप सीधे याद कर सकते हैं कि ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है, जो कि समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों की किरणों द्वारा पराबैंगनी किरणों की ऑक्सीजन पर क्रिया से बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपको सीधा आंसर याद रखना है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी कि ओजोन का विकृतीकरण में कौन सा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सीधा सरल सा आंसर है, क्लोरीन उत्प्रेरक का कार्य करता है। और इसको मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया भी है और इसके अलावा टिक भी करवाया है और आपको बोला है कि यह आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, इन्वायरमेंट इशू करके एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दी गई मदों का मतलब सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुपोषण यानी यूट्रॉपिकेशन, तो ये मिलेगा अपना पोषक समृद्धि से, और सैनिटरी लैंडफिल संबंधित है अपशिष्ट निपटान से, और हिम अंधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस रिलेटेड है यूवी विकिरण से, और झूम खेती रिलेटेड है वनोन्मूलन से। तो देखते हैं यहाँ पर सही हमारा ऑप्शन कौन सा बैठता है। तो यहाँ पर सुपोषण A3 से। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ही हमारा सही आंसर है और आप जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसको भी मैंने आपको एनसीईआरटी में टिक करवाया है, जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम आया है। और मान के चलिए आपके एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वह एनसीईआरटी से ही आएगा, और वो भी जो मैं टिक करवाऊंगा वहीं से आएगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका एनसीईआरटी पूरा कवर कराऊंगा। तो इसका मैंने बताया था कि आप कब इसका सही आंसर है, अपशिष्टों को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना चाहिए, लगभग 500 मीटर नीचे। तो चलिए, और यही आपका याद रखना है। इसके अलावा आपको नाभिकीय अपशिष्ट में और कुछ जो याद रखना है कि इसमें मेन 2 समस्या होती हैं। एक तो है पहला आकस्मिक रिसाव और दूसरा इसका निपटान। तो आपसे इसका निपटान पूछ चुका है, तो हो सकता है कि अगले बार आपसे इसका आकस्मिक रिसाव पूछ सकते हैं। तो इसका रिसाव में 2 हैं।
चेरनोबिल आयरलैंड और 3 माइल्स आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये इसको भी मैंने आपको टिक करवा दिया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उद्देश्य वायुमंडलीय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन कम होगा तो इससे ओजोन का अवक्षय भी कम होगा। तो ये हमें इनडायरेक्टली ओजोन के अवक्षय को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, इसके लिए आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा, अभी हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, अब हमें जानना है कि क्योटो प्रोटोकॉल, नहीं, इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल अभी हमने देखा है कि यह जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था आपके कनाडा में, और कनाडा में हुआ था सन 1987 में, और यह सन 1989 से प्रभावी हुआ था। यही आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान होता है और मीथेन का लगभग 20% योगदान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं। भाई, श्वसनीय विकार से घबराहट उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि इससे श्वसनीय विकार में श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण आपका घबराहट उत्पन्न होता है। तो सीधे याद कर सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सन 1987 अभी मैंने आपको बताया में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसी से क्वेश्चन निकाला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन में करके दिखाया जो कि आपके लिए आने वाले ईयर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, ऐसे ही मैं आपको पूरा ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एग्जाम में अन्य साल जो क्वेश्चन आएगा वो भी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर है यूवीबी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोथ। मैं बताता हूँ, मतलब हमें बताया गया है कि जो यूवीबी होता है उसको हमारे आँख का कार्निया अवशोषित करता है, जिसके कारण कार्निया का शोथ होता है, जिसे ही हिम अंधता कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर, मतलब आज हमारा यहाँ पर PYQ सीजन खत्म होता है। इसी प्रकार आपको मैं PYQ कराता रहूँगा, तो जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल नीट संसार पे, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ लाता रहूं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो आप सबके मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।